हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो v बराबर अंडर रूट ई बाई रो, ई बाई रो, ठीक है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड वेव क्या है, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझिए, ध्यान से समझेंगे। जो साउंड वेव है वो भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन साउंड वेव की चर्चा करेंगे तो न्यूटन साहब सबसे बड़े साइंटिस्ट, तो सबसे पहले उन्होंने एक इक्वेशन दे दी। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े महारथियों से भी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो उन्होंने कुछ सोचा और भाई कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी इक्वेशन क्या होगी, v बराबर अंडर रूट ई बाई रो। फिर उन्होंने चर्चा स्टार्ट की कि चलो साउंड वेव के लिए स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो कोई भी हो सकती है, जहां पर मीडियम ऑसिलेट करे उधर ही वेव जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। तो कोई साउंड वेव में ही है, बहुत सारी वेव है जिसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो हमने साउंड के लिए स्पेसिफिक चर्चा स्टार्ट की, तो उन्होंने देखा कि भाई ये ऐसा होगा। फिर उसको प्रैक्टिकली भी एग्जामिन किया गया ना। तो जो न्यूटन साहब ने निकाला और जो प्रैक्टिकली आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली आ रहा था, वो क्या था, उसमें डिफरेंस था। मतलब वो तो बता के चले गए, उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आए, उन्होंने निकाला, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली, तो देखा कि जो न्यूटन साहब बता के गए हैं और जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो उसको फिर स्टडी किया कि भाई डिफरेंस है तो क्यों है, डिफरेंस है तो क्यों है। तो एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आप लोग तो कम पढ़ते हैं इनको क्योंकि मैथ्स में इनका ज्यादा योगदान है, लाप्लास, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में इनका काफी बड़ा योगदान है, काफी बड़े साइंटिस्ट है। तो उन्होंने एक ऐड किया, उसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। क्या बोलते हैं, लाप्लास करेक्शन। तो न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने कुछ करेक्शन अप्लाई किए, तो उसके बाद हमारा स्पीड ऑफ साउंड आया। तो फाइनली पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्टडी करेंगे, फिर हम स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या गलती हुई, फिर हम लोग लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास करेक्शन करने के बाद जो ओरिजिनल इक्वेशन आएगी उसको हम लोग रिमेंबर करेंगे ना। ऐसा नहीं बता दिया सर ये होता तो इसको मान लिया, ये तो है, ये किसका है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड पहले गलत कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें लाप्लास करेक्शन लगाएंगे, फिर हम लोग फाइनल सही वाला भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखिए, देखिए हेडिंग डाली आपने, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ साउंड नहीं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लिखो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। v बराबर अंडर रूट ई बाई रो। इसमें लिखिए E बराबर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ऑफ मीडियम। डेंसिटी क्या, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। रो लिखिए डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम। एक बात और समझिए, जैसे स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वेव और जो वेवलेंथ है, स्पीड ऑफ वेव और वेवलेंथ, ये मीडियम पे डिपेंड कर रही है। स्पीड ऑफ वेव, भाई वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। और मैं बोलूं वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, ये भी मीडियम पे डिपेंड करती है। बट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स पे डिपेंड करती है। भाई सोर्स एक सेकंड में, एक मिनट में मान लो 10 साइकिल निकाल रहा है ना, तो मीडियम पे डिपेंड वो नहीं करता, किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी हमेशा ही सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है। और मीडियम में जो प्रोपोगेशन होता है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, किसी भी मीडियम में जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो वेलोसिटी है और जो वेवलेंथ है वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये हमको समझ में आया। अब हमने देखा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव v प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट ई, मतलब इलास्टिसिटी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इलास्टिसिटी अगर ज्यादा तो वेलोसिटी भी क्या आपकी ज्यादा, वेलोसिटी भी क्या आपकी ज्यादा, ठीक है।
अच्छा देखिए साउंड है, मान लीजिए अभी हम चर्चा करेंगे साउंड की स्पेसिफिकली, यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि वेलोसिटी जैसे सॉलिड में और गैस में, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, किसमें ज्यादा होती है साउंड की वेलोसिटी, किसमें ज्यादा होगी, किसमें, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। अरे समझ में आता है, साउंड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है सॉलिड की क्या? हाँ, इलास्टिसिटी पढ़ा चुके हैं, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा है, पढ़ा चुके हैं ना। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन करता है, ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन करना है या उसको डिफॉर्म करना उतना ही टफ होता है। तो किसको टफ है डिफॉर्म करना? सॉलिड को टफ है, हथौड़ा मारो डिफॉर्म हो गया। भाई कुछ उसके मॉलिक्यूल दबे और उन्होंने क्या किया, पोजीशन रिगेन कर ली। तो इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा? सॉलिड की ज्यादा, उससे ज्यादा लिक्विड की, और उससे ज्यादा, उससे कम, मतलब सबसे ज्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। गैस को तो तुरंत डिफॉर्म हो गई, फिर वापस आ गई क्या गैस? नहीं आई, डिफॉर्म हो गई तो हो गई, हो गई तो हो गई भाई। गैस को आपने निकाला, वो क्या हुई, चली गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका? सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा। सवाल नहीं कि आप लोगों ने इलास्टिसिटी के, नहीं तो ये सवाल आपको पता ही, पहले ही पता चल जाता। हाँ, स्टील को पढ़ाया था ना, स्टील की इलास्टिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से किया नहीं होगा, जैसे रेल की पटरी है और इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। डोंट ट्राई इट एट होम, डोंट ट्राई इट एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, होम पे तो कर ही नहीं सकते हो। तो यहां पे मान लो ट्रेन की पटरी पे तुमने हथौड़ा मारा, ठीक है, और आप मान लीजिए 100 मीटर दूर पर हैं, 100-200 मीटर। एक दोस्त को बोलिए करिएगा मत परफॉर्म, रेलवे स्टेशन नहीं जाना। यहां पे हथौड़ा मारा, यहां पे आप कान लगा के सुन रहे हैं, यहां पर कान लगा के कान रख लिया पटरी पे और सुन रहे हैं, तो आपको पहले वेलोसिटी उसके थ्रू आएगी, उसके थ्रू। भाई सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है ना, सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है, तो पहले वो वेलोसिटी सुनाई देगी और उसके बाद आप खड़े हो जाइए, तो थोड़ी देर बाद आपको दूसरे एक और साउंड सुनाई देगा। वो किससे आ रहा है? एयर से आ रहा है। और एक साउंड किस पे है? एक सॉलिड में है। अच्छा, अब तो अंडरग्राउंड ट्रेन भी चलने लग गई है, तो उसमें परफॉर्म करिए, वाटर में सुनिए, फिर बाहर निकल के सुन सकते हैं। वो नहीं हो सकता, छोड़ो उसको। ये समझ में आया कि सॉलिड में अगर रेल की पटरी पे आप खड़े हैं, ये क्वेश्चन आता है बेटा, किताबों में दिया, आपकी इंटर की बुक्स में दिया, एनसीईआरटी में भी दिया होगा, ठीक है। अगर हम ट्रेन की पटरी पे कान लगा के सुन रहे हैं, तो अगर हथौड़ा कुछ दूरी पे मारा जाए, तो एक तो साउंड ट्रेवल किया किससे? सॉलिड से, ट्रेन की पटरी के थ्रू आया सॉलिड, तो वो क्या आया, वो जल्दी पहुंच जाएगा आप तक। और जो गैस मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो आया वो बाद में पहुंचेगा। तो पहले कौन सा पहुंचेगा? सॉलिड वाला। तो जब कान लगा के सुनोगे तो आपको सुनाई देगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में, और ज्यादा ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा ज्यादा होता है। देखो लगभग लमसम में आइडिया दे रहा हूं, करेक्ट नहीं है ये, मतलब ये 5100 मीटर पर सेकेंड और ये लगभग 1700 मीटर पर सेकेंड, और इसका तो आपको पता है कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। बताओ, लमसम में आइडिया है, करेक्ट नहीं है। लमसम में एक आपको फील दिलाने के लिए बता रहा हूं, ये मत बोल देना कि सर आपने तो बताया था सॉलिड में। सॉलिड पे भी तो डिपेंड करता है कौन सा सॉलिड है। भाई लोहा है, आयरन है, निकिल है, गोल्ड है, कौन सा सॉलिड है, डिपेंड करता है ना। उसका मॉडुलर चेंज, इलास्टिसिटी क्या होगा, कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो साउंड आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन लमसम में इतना है, ठीक है, 5100, ये 1700, और इधर कितना है 340। तो आप देखिए गैस और सॉलिड में तो अच्छा खासा डिफरेंस है ना। चलिए लिख लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है। फिर लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन से, ये स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है। कितने फोन आते हैं, हेलो,
नेक्स्ट लिखिए। आगे चलें। बच्चों समझ में आया? कोई नई चीज नहीं है। छोटे छोटे नीट में सवाल कैसे आएंगे? ऐसे ही छोटा सवाल आ जाएगा ना, छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। चलिए देखिए, लिक्विड और गैस में ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी तो हमने जनरल चर्चा की, अभी केवल साउंड वेव का मैंने बता दिया। जनरल चर्चा की कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, v बराबर अंडर रूट ई बाई रो, अंडर रूट ई बाई रो। तो फॉर लिक्विड एंड गैस, फॉर लिक्विड एंड गैस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E बराबर होता है B के। E बराबर कितना होता है? B के। और B बराबर क्या है? माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी क्या होगी? B बाई रो। क्या होगी? B बाई रो। कहां पर? लिक्विड और गैस में। और सॉलिड में क्या होता है? फॉर सॉलिड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E बराबर क्या है? E बराबर है यंग मॉडुलस। गामा बोल दो, वाई बोल दो, वाई बोल दो, गामा ही लिखा है शायद मैंने। हाँ क्या लिखा है? पढ़ाया क्या था मैंने? गामा पढ़ाया था ना, तो गामा ही लिखो वरना कंफ्यूज हो गए। चलो वाई लिख देता हूं, वाई मान लो, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ई वी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बराबर अंडर रूट वाई बाई रो। किसमें? सॉलिड में। और गैस और लिक्विड में कितना? अंडर रूट बी बाई रो। ठीक है, बी क्या है? बल्क मॉडुलस है। किसकी चर्चा है? सॉलिड वेव की वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ साउंड की चर्चा है। स्पीड किसकी चर्चा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो लिक्विड गैस होगा ऐसा होगा, सॉलिड होगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, चलिए तो जब ऐसा होगा बेटा, सॉलिड वाला होगा, तो एक बात समझ लो, मान लो कोई रॉड है और ये L है और ये क्या है? रॉड मान लो ये mg, इसमें ये लेंथ हो गई L और ये नीचे लग रहा होगा mg और इसका एरिया है A। ठीक है, तो y क्या होगा? y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब mg अपॉन a, स्ट्रेन कितना? डेल्टा L अपॉन L। ये क्या हो जाएगा? ये y के बराबर होगा, नोट कर लो। अगर मान लो कोई रॉड है, ये क्या है? ये सॉलिड रॉड है, सॉलिड रॉड। ये सब इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, सवाल थोड़ा मिक्स है ना। भूल गए? यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। याद है? चलो, आज वो कहाँ चला गया? सहमान नहीं आया क्या? कहाँ गया? कहाँ हो गया? आएगा अभी, बाद में आएगा। क्या कह रहा हूँ? बायो में आएगा? नहीं आएगा? लॉस मत करिए बच्चों, क्लास मत छोड़िए। अगले वीक फिजिक्स की ज्यादा क्लासेस होंगी, आपको पता ही है ना। तो ऑप्टिक्स वगैरह खत्म करेंगे, उसमें ऑप्टिक्स खत्म करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर देंगे, तो पूरी पूरी यूनिट साफ हो जाती है। एक दिन नहीं आओगे तो पूरी यूनिट आगे की साफ हो जाएगी। देखो, कोशिश करो, प्रयास करो। तुम लोग करते हो, एक दिन छोड़ देते हो, फिर कहते हो तो अब समझाओ।
मतलब टीचर पे पढ़ो, अब समझा के दिखाओ मुझे, हम समझना ही नहीं चाहते। कैसे टीचर समझा दे? जब क्लास ही नहीं अटेंड करोगे तो मैं कहाँ से समझा दूंगा आपको? पहली क्लास में कंप्रेशन उसमें आप चले गए, अब जो 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे मैंने पढ़ाया, उसको मैं 5 मिनट में कैसे समराइज कर दूं? 2 घंटा पढ़ा तो समझ में नहीं आता है, तो 10 मिनट में क्या समझा दूं मैं? तो चीजें धीरे धीरे जो क्लास, भाई पढ़ो चाहे ना पढ़ो लेकिन क्लास जरूर करो। सिंपल रूल ये थंब रूल है, क्लास में नहीं है तो फिर तो समझ नहीं आएगा, कोई बात ही नहीं है फिर तो। आगे चलें, हो गया, खत्म हो गई बात। तो ये हो गया। अब चलो लिखो साउंड ट्रेवल इन एयर, हेडिंग डालिए साउंड ट्रेवल इन एयर। साउंड ट्रेवल इन एयर, फिर स्लैश करके साउंड वेलोसिटी इन एयर, साउंड वेलोसिटी इन एयर। एयर में साउंड वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, भाई एयर है मतलब कौन सा? गैस हो गया। तो गैस के लिए हमने पढ़ा क्या? अंडर रूट बी अपॉन रो, यही तो पढ़ा। ई बाई रो होता है, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए ई क्या होता है? बी के बराबर होता है। और बी क्या होता है? बी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, और ये माइनस साइन, ठीक है। तो देखो न्यूटन साहब ने ये बोला कि जब साउंड ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल करता है, तो ऐसे तो ट्रेवल नहीं करता पहली बार। तो देखो कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, उसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे होता है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेस हो रहा है तो उसको ज्यादा से दिखा रहे हैं, समझने की बात है, कुछ वो नहीं है। तो कंप्रेशन, देखो न्यूटन साहब ने कहा, ध्यान से समझिए, न्यूटन साहब ने कहा जहां पर चीजें कंप्रेस हो रही होंगी, बात समझो, किसी चीज को दबा दिया गया तो वहां पे क्या हो, हीट जनरेट होती है। भाई आप ही को दबा दें तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। देखो अपने आप को, हाथ को दबाओ, ऐसे करके दबाओ, क्या हो रहा है, हाथ को दबाओ, दबा के देखो, दबाओ, तो क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है ना हल्की सी। थोड़ा और किसी से कहना, कोई और खोपड़ी दबाएगा तो और तेज जनरेट होगी, समझिए। जहां पे भी कंप्रेशन हो रहा है वहां पे क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो वहां पर डेंसिटी आपकी बढ़ रही है, प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो हीट जनरेट हो रही है। और जो रेयरफेक्शन है वहां पे हीट लिबरेट हो रही है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। तो उन्होंने बोला कि जितना हीट यहाँ पे जनरेट हो रही थी उतना हीट आपकी निकल गई। तो ये प्रोसेस कैसे, अच्छा जहां पर हीट मान लीजिए जनरेट होगी वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जहां पे हीट होगी वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जहां से हीट निकलेगी वहां पे टेम्परेचर घटेगा, होगा तो यही ना। तो उन्होंने बोला कि कंप्रेशन पे हीट जनरेट हो रही है, लेकिन कंप्रेशन के आगे क्या बना, रेयरफेक्शन, तो वहां पे हीट निकल रही, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, बैलेंस होगी, दोनों चीजें क्या हो गई, बैलेंस होगी। तो टेम्परेचर पूरा हमारा चेंज नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बनने का, ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इन्होंने, न्यूटन साहब ने ये बोला कि जो टी है वो क्या है, कांस्टेंट है। टी है क्या है, कांस्टेंट है। और जो साउंड ट्रेवल का प्रोसेस है, साउंड ट्रेवल का जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल है। कैसा है, आइसोथर्मल है। और जब टी बराबर कांस्टेंट तो पीवी बराबर भी क्या, पीवी बराबर एनआरटी, और टी कांस्टेंट, एन और आर कांस्टेंट, तो पीवी बराबर क्या, पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। पीवी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। चार्ल्स बॉयल कौन सा लॉ है, लॉ पढ़ा था ना, चार्ल्स है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, चार्ल्स है, बॉयल्स है, बॉयल्स देख लिया, अच्छा चलो ठीक है, चेक करिएगा कौन सा लॉ, भूलते जाओगे बेटा तो भूलते ही जाओगे। समझ में आ गया, पीवी बराबर क्या है, बॉयल्स ही है, चेक वेरीफाई कर लीजिएगा। पीवी बराबर क्या है, कांस्टेंट। अगर पीवी बराबर कांस्टेंट तो हम इसको बोल सकते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर क्या, 0। तो यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं, पी डी वी बराबर क्या,
माइनस वी डी पी। तो dp बराबर क्या, dp बराबर p रुको 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 रुको, p डी वी बराबर माइनस वी डी पी। तो हमको चाहिए, अच्छा हाँ, तो p बराबर माइनस वी डी पी बाई डी वी। तो माइनस डी पी, वी को नीचे ले आओ, तो dv अपॉन v, ये क्या है p, ठीक है। प्रेशर बराबर dp बाई dv बाई v, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है बल्क मॉडुलस। अब ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन भी है, आप लोगों ने अभी लगाया नहीं होगा चाहे, कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, किसके बराबर, बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है। बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। हमने किसके लिए निकाला, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा। ये सवाल है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो चलो एक थर्मो का सवाल भी हमने किया। अच्छा, अगर ये हो गया तो मैं क्या बोलूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, अंडर रूट पी बाई रो। चलो यहां तक पहुंचिए आप लोग, नोट करिए बच्चों, जल्दी करिए, लाप्लास करेक्शन तक कराना है मुझे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलें आगे चलें, नोट करो जल्दी, नोट करो बच्चों। हो गया, आगे चले बच्चों, हो गया ना सबसे। तो हमने देखा P बराबर क्या है, V बराबर क्या है, तो हमने ये देखा, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर P अपॉन रो, P अपॉन रो। अब देखिए एक डिजिट नोट करिए आप लोग, जैसे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, P क्या है, प्रेशर है, तो मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकालते हैं, तो P नॉट बराबर क्या है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5। और डेंसिटी ऑफ एयर, ये नया टर्म है, शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, बोलो कितना होती है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। नहीं है तो इसको समझ लीजिए, वैसे दिया होगा। ये किस में है, पास्कल, पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक नया टर्म है, हो सकता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो या पढ़ेंगे जब भी होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से वेलोसिटी, वेलोसिटी में रख दिया हमने, किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, साउंड की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो v बराबर अंडर रूट 1.01 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.293। अच्छा ऐसा ही यूनिट दोनों है तो रख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो। किसी पर कैलकुलेटर है, हाँ करो करो करो, हाँ फोन में ही करो, फोन में हो नहीं पाएगा, देखो हो जाएगा। चलो मैं भी करता हूं।
1.01 78112। देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा लगभग 280 मीटर पर 279 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 280 मान लेंगे। सुनो बात सुनो, तो 280 के आसपास आ रहा है, कितने का से 280 के पास आ रहा है, बट स्पीड ऑफ साउंड आपने कितनी पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं 340 पढ़ते हैं, और रूम टेम्परेचर वगैरह पे पढ़ते हैं। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखें तो कितना पड़ता है 332 के आसपास, वो भी अभी बताऊंगा मैं आगे। स्पीड ऑफ अभी बताऊंगा, टेम्परेचर से कैसे वेरी होता है वो भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। स्पीड भाई साउंड टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड कर रही है, अभी देखें कैसे कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने देखा कि या इसको 332 ही मान लो, चलो अभी इतना ही समझो, इसके मान लो 340 भी मान लो या 332 मान लो, बात एक ही है। ये और ये क्या कर रहा है, डिफरेंस है, और डिफरेंस छोटा बड़ा नहीं है कि 2 4 5, काफी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो न्यूटन साहब ने तो इतना बताया, ठीक है। ये 280, अगर देखो ये जो डेटा निकाला गया कैसे निकाला गया, एक्सपेरिमेंटली, तो अगर 5-10 का अंतर होता, जैसे यहां पे डेटा आ जाता 285 या 275, 282, 287, तो हम मान लेते कि क्या है लमसम में कुछ मतलब एयर फ्रिक्शन और कुछ भी लगा होगा, तो लमसम में क्या है डेटा हमारा करेक्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ क्या है इसमें गलत हमने सोचा है, कुछ ना कुछ हमने गलत सोचा। तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर न्यूटन साहब ने नहीं बताया, जो इक्वेशन ये वाली आई थी किसने बताई थी, न्यूटन। तो लिख लो कि दिस इक्वेशन इज गिवन बाय न्यूटन, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय न्यूटन। अब क्वेश्चन आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एज गिवन बाय न्यूटन, तो क्या होगा P बाई रो। और अभी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे, जो आपको एग्जैक्टली याद रखनी है वो होगा गामा P बाई रो। क्या होगा, गामा P बाई रो। और गामा क्या होगा, यंग मॉडुलस नहीं, गामा होगा CP बाई CV। क्या होगा, हाँ CP बाई CV, ठीक है। अभी निकालते हैं, इसीलिए वहां पे Y करा दिया था ना, वरना कंफ्यूज होते। चलो अब देखते हैं। अब ये बात आई, ये अंतर आया, अब तो इसको अंतर को दूर करने के लिए लिखिए, हेडिंग डालिए लाप्लास करेक्शन। लाप्लास साहब आए और उन्होंने बोला कुछ करेक्शन इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो रहा होगा, कुछ उसमें क्या हो रहा होगा। देखो लिखिए, नोट करिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा इसका, क्या मतलब है, क्या, हाँ बोलते हैं रिसर्च, या मैं रिसर्च में हूं, तो रिसर्च एक शब्द, रिसर्च इसका मतलब क्या है, रिसर्च मतलब दोबारा से खोज करना। तो पहले किसी साइंटिस्ट ने लिख के चले गए, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको क्या किया, दोबारा से उन्होंने ढूंढा। तो क्या ढूंढा उन्होंने, कि उन्होंने ये बताया दोबारा से, जब वो कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्रेशन, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है रेयरफेक्शन, फिर आपका कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, उसके बाद फिर आपका कंप्रेशन। तो उन्होंने बोला कि कंप्रेशन होगा, वहां पर प्रेशर बढ़ेगा, वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी, वहां पर टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। वो तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जहां पर प्रेशर बढ़ा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जहां पर प्रेशर बढ़ेगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई ये चीज को तो नकारा नहीं जा सकता है, जहां पर प्रेशर बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पर भी टेम्परेचर घटेगा। ये तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने जो न्यूटन साहब थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर हीट क्या होगी, जनरेट हो, और यहाँ पे हीट का लॉस होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा होगा। तो यहाँ पे हीटिंग हो रही होगी, यहाँ पर क्या हो रही, कूलिंग हो रही होगी। यहाँ पे हीटिंग हो रही है, वहां पर क्या हो रही, कूलिंग हो रही होगी।
लेकिन बेटा हीटिंग और कूलिंग के लिए तो समय की रिक्वायरमेंट है, समय चाहिए ना भाई। हीट हुआ, उसको कूल होने के लिए समय चाहिए ना। जैसे बर्तन में पानी गर्म किया, थोड़ी देर छोड़ दिया, वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो कूलिंग प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, या हीटिंग के लिए भी क्या चाहिए, समय चाहिए। गैस के ऊपर तुमने रखा और गैस जलाई, तुरंत हीट हो गया, एक समय चाहिए ना भाई। आपने चाय बनाने के लिए रखा और तुरंत हीट हो गया, जैसे हीट दिया वैसे हीट हो गया, नहीं, समय चाहिए। हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, टाइम। और ये प्रोसेस इतना फास्ट, मैंने बोला और आपको आवाज सुनाई दे गई। मैं यहां बोल रहा हूं तो कंप्रेसर एयर फ्रिक्शन बना, ये तो प्रैक्टिकल हम लोग कर ही सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, तो समय मिल रहा है क्या, समय नहीं मिल रहा है। ये कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन इतनी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं कि हीट लॉस और हीट गेन का समय नहीं है। और जब हीट, कोई ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट लॉस और हीट गेन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और वहां पर क्या होता है, डेल्टा क्यू 0 के बराबर होता है। और वहां पर इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। क्या याद आई बात मेरी, ठीक है। तो हम जो पीवी बराबर कांस्टेंट पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, गलत पढ़ रहे थे। पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं होगा। एक्चुअल में ये प्रोसेस आइसोथर्मल, जो साउंड का ट्रेवल का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं है। कैसा है, एडियाबैटिक है। कैसा है, एडियाबैटिक है। तो पीवी बराबर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशियल, तो गामा वी की पावर गामा -1 डी वी प्लस वी की पावर गामा डी पी बराबर क्या, 0। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये v की पावर गामा है ना, तो उसको n x की पावर n के फॉर्म में है, तो n x n-1 dv, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू रो v की पावर गामा -1 बराबर माइनस v की पावर गामा dp, ठीक है। तो ये हो गया p गामा, ये v की पावर क्या गामा, और ये v की पावर -1 बराबर माइनस v की पावर गामा, और ये क्या dp। तो ये v की पावर गामा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, p गामा बराबर p गामा अपॉन v, p गामा अपॉन v बराबर क्या, बराबर dp, बराबर क्या, dp। कुछ गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पे dv भी तो होगा, dv, और यहाँ पे क्या होगा, dv। तो p गामा dv और क्या है, dv अपॉन v बराबर क्या, dp। तो p बराबर क्या, p बराबर गामा p बराबर क्या, dp अपॉन dv बाई v। तो ये क्या है, ये है बल्क मॉडुलस बराबर क्या, गामा p, गामा p। ये भी थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। Adiabatic process, for the adiabatic process find out the value of bulk modulus। क्या होगा, गामा p के बराबर, और गामा क्या है, Cp बाई Cv, ठीक है, Cp बाई Cv, यंग मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, Cp अपॉन Cv। तो हम अब वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर गामा p अपॉन रो, गामा p अपॉन रो, ठीक है। देखो थोड़ा सा ही कम आ रहा था, 280 तो आ ही रही थी वेलोसिटी, तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 332 आ जाएगी। जल्दी करिए बच्चों, टॉपिक वाइंड अप करना है। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई कि ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ देना बेटा, इसको कर लो डायरेक्ट, v बराबर क्या, गामा p बाई रो। डिफरेंशियल पढ़ाए तो समझ में आ जाएगा ये, अरे ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशियल, ये x की पावर n का फॉर्म है, तो गामा v की पावर गामा -1, गामा v की पावर गामा -1 dv प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, v की पावर गामा इनटू dp बराबर 0।
अब ये करोगे तो ही आएगा, बोलने से नहीं आएगा। क्या चीज? हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में तो आएगा, इससे नहीं समझ में आ रहा क्या? पी वी की पावर गामा बराबर क्या है? कांस्टेंट। तो क्या बोल रहे हो? डी पी अपॉन पी प्लस गामा डेल्टा वी बाई वी बराबर क्या? 0। यहां से भी निकालो, हाँ यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इससे भी कर सकते हो बच्चों। अरे जिसको समझ में आ रहा है उसको ये भी समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा उसको ये भी, ये कहाँ से लिख दिया सर जी, उसको ये भी, उसके लिए ये भी कठिन है। ये एरर एनालिसिस का है, कर सकते हो, इससे भी कोई इशू नहीं है। ये सब तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये डेवलप की जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रोसेस यही है। ठीक है, चलिए आगे चलें। हो गया? कुछ नहीं याद हुआ तो ये तो याद हो गया, v बराबर गामा पी बाई रो किसका है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहां तक पहुंचे? चलो अब गामा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? मिटाने वाला हूं, मिटाल दूं? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, वाइंड अप करना टॉपिक को। चले आगे चलें। ये एरर वाला भी सही बता रहा है बच्चा, ये सही है, ये जानते हो ना, डेल्टा पी बाई पी बराबर गामा वी डेल्टा वी बाई वी। तो इसको जब इधर ले जाओगे तो ये वाला फॉर्मेट में आ जाएगी, इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाएगी, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सही प्रोसेस है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसको भी कर सकते हो। चलो तो कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? अंडर रूट गामा पी बाई रो। पी की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू पता है। अगर एयर के लिए मैं बोलूं तो गामा बराबर होता क्या? गामा बराबर 1 + 2 बाई एफ। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, पॉलीटॉमिक के लिए 6। तो एयर के लिए क्या मान लूं? एयर क्या है? पॉलीटॉमिक है। हाँ क्या है एयर? क्या मानू? पॉलीटॉमिक, डायटॉमिक कि मोनोटॉमिक? क्या मानू? बोलो, कितने लोग कह रहे डायटॉमिक? पॉलीटॉमिक कौन कह रहा है? सब तो मिक्स है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? N2 क्या है? डायटॉमिक। 71% तो नाइट्रोजन ही है, क्या है? डायटॉमिक। तो इसको ओवरऑल मान लेते हैं क्या? जो एयर है वो क्या है? डायटॉमिक है। क्या है? डायटॉमिक। डायटॉमिक के लिए गामा कितना? 5। तो क्या होगा? 1 + 2/5 कितना? 7/5 कितना? 1 पॉइंट कितना? 4। तो इसकी वैल्यू रख दोगे बेटा यहाँ पर 1.4, ये पी की वैल्यू, यहाँ पे रो की वैल्यू, तो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 392 मीटर पर सेकेंड हमारा कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी। ठीक है और ये सारी चर्चा चल रही है अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यह ध्यान रखिएगा। किस पे चल रही है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। v बराबर कितना आएगा? 332 मीटर पर सेकेंड। ये बात ध्यान रखेंगे, जो गामा ऑफ एयर है उसको क्या मानेंगे? डायटॉमिक मानेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक डायटॉमिक गैस है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? 1.4। उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगा? 332 मीटर पर सेकेंड। अब टेम्परेचर के हिसाब से कुछ घटे बढ़ेगा, ठीक है ना, कुछ इसमें चेंजेस आएंगे जो कल चर्चा करेंगे। ठीक है,